दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस 1 नवंबर को 1984 में सिखों के साथ हुई हिंसा के 39 साल हो गए हैं। 39 साल पहले 1 नवंबर 1984 की सुबह से दिल्ली की सड़कों पर कातिलाना भीड़ निकल पड़ी थी और इस भीड़ ने दिल्ली की सड़कों को सिख धर्म के मासूम लोगों के खून से लाल कर दिया था। भीड़ ने सिखों को बस और ट्रेन से खींचकर मारते हुए जब तक मारा जाता था जब तक वो अधमरा ना हो जाए, और उसके बाद उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर और गले में जिस तरीके से एक माला डाला जाता है उस तरीके से रबड़ का टायर डालकर जिंदा ही जला दिया जाता था। वो सिखों के घरों की पहचान करके, दुकानों की पहचान करके उसको लूटते थे और फिर उस पूरे घर और दुकान को आग के हवाले कर देते थे। और यही नहीं, इस हिंसक भीड़ ने मासूम महिलाओं के साथ बलात्कार किया, यहाँ तक कि मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया। सैकड़ों नौजवानों की हत्या की गई। इस हिंसा में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3000 लोग मारे गए, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है 10,000 से अधिक मासूम लोगों की जान गई है। यह हिंसा का दौर लगातार 3 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर, कॉलोनियों में चलता रहा, लेकिन हिंदुस्तानी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दावा करने वाला संसद, न्यायपालिका, पुलिस और खुफिया एजेंसियां चुपचाप देखती रही। और यह तब हुआ जब 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ऐसा कहा जाता है इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 अंगरक्षकों ने की थी। इस पूरी हिंसा को सरकारी दस्तावेजों में सिख विरोधी दंगा बोला गया है, मगर कई जन संगठन और राजनीतिक पार्टियां जैसे कि लोगरा संगठन, द सिख फोरम, कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया, जमाते इस्लामी हिंद, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट, ऐसे और कई जन संगठन और कई व्यक्ति भी ये कह रहे हैं ये जनसंहार है 39 सालों से कि इन मासूम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। वे हर 1 नवंबर के दिन इस मुद्दे पर धरना, प्रदर्शन और सभाएं करते आ रहे हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, मेरे मन में भी कई सवाल हैं। 39 साल से बार बार इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? सरकार इसको सिख विरोधी दंगा बोल रही है, फिर ये क्यों इसको जनसंहार बोल रहे हैं? ऐसे कई सवाल को लेकर विकल्पवाणी टीम इन संगठनों के प्रतिनिधियों से सवाल करेगी और उनसे बातचीत करेगी और समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। आपका संगठन लगातार 1984 के गुनहगारों को सज़ा दिलाने की मुहिम में शामिल रहा है। 39 साल हो गए, आज भी आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों सर? ये क्वेश्चन आपने पूछा बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए। हम क्यों ये उठाते हैं? वन इज़, अभी तक हमें न्याय नहीं मिला, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसमें कुछ लोगों का गिरफ्तार किए, लोगों को जेल में भेज दिया, कुछ लोगों को लाइफ सेंटेंस दिया, फिर भी जो इसके पीछे सूत्रधार थे, जो रियली ऑर्गेनाइज करते थे, जो स्टेट है, वो उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि हमारे कानून में ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ होता है तो उसको वो क्या कैसे करेंगे, लोग कैसे हैंडल करेंगे, उसको सज़ा कैसे देंगे, उसका प्रोविज़न कुछ नहीं है हमारे लीगल फ्रेमवर्क में। अभी तक इंसाफ नहीं मिला और जो इसके मुजरिम हैं, जो इसके अपराधी हैं, उनको अभी तक सज़ा नहीं मिली। और हम ये मानते हैं कि ये कोई दंगा नहीं था,
बल्कि ये एक सुनियोजित हमला था और उसकी तैयारी कोई एक दो दिन में नहीं, बल्कि ये नफ़रत बहुत पहले से बड़ी हुई थी, बस एक मौके की तलाश थी। दूसरा हम ये कहते हैं कि ये एक मानसिकता है जो ये हिंसा करती है, और सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, मगर ये मानसिकता हमेशा से गांधी जी की हत्या से लेकर और बाबरी मस्जिद की शहादत और सिखों के खिलाफ ये हिंसा, नेली की हिंसा और उड़ीसा में क्रिश्चियन भाइयों के साथ हिंसा, अभी मणिपुर में जो चल रही है वो हिंसा, इन सब के पीछे वो एक नफ़रत की मानसिकता है और यही मानसिकता दरअसल काम कर रही है। मेरा इसका पहला जवाब है कि क्यों नहीं, क्योंकि अगर एक इतना बड़ा धब्बा हिंदुस्तान के ऊपर लगा, जहाँ पे एक हुकूमत एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, एक सुनियोजित तरीके से एक कौम को ख़त्म करने पे आ जाए क्योंकि उनके दो आदमियों ने गलती की थी, तो क्यों नहीं एक आदमियों को जला के मार दिया गया, छत से फेंका गया, औरतों की इज्जत लूटी गई और हज़ारों में लोग, मतलब मेरे को तो सबसे घटिया बात यह कि अभी तक पता ही नहीं कितने लोग मरे, मतलब हर बार नया फ़र्क है, जब हम इसमें तफ्तीश करते हैं और निकल के आते हैं। एक और दूसरा एक और बड़ी बात यह है कि हाँ ठीक है 39 साल हो गए, अब सिख कौम जो है वो तो एक बड़ी प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, भाई हो गया आगे बढ़ो, पर अगर उस पर न्याय मिला होता तो शायद उसके बाद जो हुए वो ना हो। वो सिर्फ एक हिंसा नहीं थी, मैसेकेयर था, जनसंहार था, और ऐसा जनसंहार जिसके बारे में सोच कर रूह भी कांप जाए। तो मज़हब के नाम पर या जाति के नाम पर जो जनसंहार हुआ, और ताज्जुब की बात यह है और अफसोस की बात यह है कि आज तक उनको सज़ा भी नहीं मिली, जो असली गुनहगार हैं। तो अब बताइए, हम उसके लिए आवाज़ भी ना उठाएं, उनके लिए संघर्ष भी ना करें, तो हम में और जिन लोगों ने जनसंहार किया उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि जो लोग भी इस जनसंहार के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते हैं उनमें, और जो लोग कत्ल करने वाले थे, जनसंहार करने वाले थे, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। हम इस फ़र्क को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए हम इस आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं। सर आपने कहा इसको जनसंहार, लेकिन हम सरकारी कागज़ों में अगर हम देखें तो इसको दंगा बोला गया है, फिर आपका संगठन इसको जनसंहार क्यों बोल रहा है? ये जो दंगा फसाद राइट है, तो हम सबको मालूम है कि राइट का मतलब स्पॉन्टेनियसली होता है, सडनली होता है। तो फिर कुछ लोग लूटते हैं शॉप को, कुछ लोग कत्ल भी करते हैं और अपने हाथ में वेपन्स लेके कुछ करते हैं। तो ये अनप्लान्ड है, अगर प्लान्ड भी हो बहुत ही लोकल है कुछ लोगों का, इसका पॉलिटिकल महत्व नहीं होता। लेकिन ये जनसंहार का बहुत बड़ा एक इशू है, जेनोसाइड, जो दुनिया भर हम देखते हैं कि एक पूरे कम्युनिटी को वाइप आउट करने के लिए वो करते हैं। जैसे अभी इसराइल में हो रहा है, कंप्लीट पैलेस्टीनियन कम्युनिटी को वाइप आउट करने के लिए, वो जेनोसाइड है। अगर राइट कहते हैं तो ये पूरा क्या कहते हैं कि लाइक इसको, ये लोगों के मन में ये जो सोच हटा सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये सबसे बड़े स्तर में बैठे लोग ऑर्गेनाइज किया, ये स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है, स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, सबका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हटाने के लिए ये सोच में ये सब करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जेनोसाइड मानना चाहिए, ये जनसंहार है। दंगा क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, वो आपको पता है। मैं बताऊंगा कि ये दंगा क्यों नहीं है, ये जेनोसाइड है। जब पुलिस फ़ोन ना उठाए, मिलिट्री बुलाई ना जाए, खुलेआम लोगों को केरोसिन बांटा जाए, वोटर लिस्ट के हिसाब से उन्हें
उस पार्टी के लोगों ने घर बताए, घर मार्क किए, तो ये दंगा कहाँ है? इसको तो आप अंग्रेजी में एथनिक क्लेंजिंग बोलोगे कि भाई खत्म कर दो जो नजर आया उस काम का। 4 दिन दे दिए हैं, अब 4 दिन में जो लूट लो, पाट लो, जो खत्म कर दो। तो इट्स एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड कि मिलिट्री नहीं बुलाई जा रही है। मतलब नरसिम्हा राव जी का एक दोस्त था, उसको नरसिम्हा राव जी को लोग फ़ोन कर रहे हैं तो होम मिनिस्टर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ज्ञानी जी अपने एक दोस्त को निकलवाना चाह रहे हैं, तो जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाकाबिल हो किसी को बचाने में, तो इससे ज़्यादा इसको दंगा कहाँ का हो गया? दिस इज़ एन एक्ट ऑफ प्लेन सिंपल जेनोसाइड टू क्लीन एन एंटायर, वाइप एन एंटायर कम्युनिटी। और क्योंकि हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हम पगड़ी बांधते हैं, तो इसीलिए सिख को ढूंढना शायद थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि मुसलमान को या हिंदू को और किसी मज़हब को आप पहचान नहीं सकते। तो हमें तो उन्होंने इजी टारगेट बना रखा था ना कि ठीक है, मतलब कहाँ जाएंगे ये। तो आई थिंक इट्स एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड। वो सरकारी दस्तावेज उस पार्टी की सरकार ने बनाए जिस पार्टी ने पूरे मुल्क के अंदर लोगों का कत्लेआम किया। ना सिर्फ सिखों का कत्लेआम किया, अभी मेरठ चले जाइए आप, वहाँ पर मलियाना में 21 मई को 1987 21 मई वहाँ पर मुसलमानों को घरों से निकाल करके उनकी बाकायदा बाजू पकड़ के ताकत देखी गई। कितनी ताकत है, जो लोग ताकतवर लगे उनको पीएसी वैन में डाल करके, और जो ये गंग नहर पड़ती है मुरादनगर की, यहाँ पे लाके वहाँ के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह मौजूद उनके सामने कांग्रेस पार्टी के, और उनको वहाँ पर मार करके डाल दिया गया। और उन कत्लेआमों को हिंसा का नाम दे देना या राइट्स का नाम दे देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये अपने मुंह या मिट्ठू बनने वाली बात है सरकार की कि साहब वो हिंसा थी, वो एक सांप्रदायिक हिंसा थी, कत्लेआम नहीं था। वो सीधे सीधे कत्लेआम था जो सरकारी मशीनरी द्वारा किया गया, सरकारी संरक्षण में किया गया, सरकारी लोगों के द्वारा किया गया। देखिए, ये दंगा वो होता है जिसमें 2 वर्ग आपस में एक दूसरे से लड़ जाएं किसी वजह से। ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो थोड़ी बहुत देर चल सकती है, और सरकार चाहे तो ऐसी घटनाओं को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अगर कोई हिंसा कई दिनों तक चले, सप्ताह भर चले, देश के कई भागों में चले, तो इसके 2 ही अर्थ होते हैं। या तो वो सरकार अयोग्य है जो दंगा रोक नहीं पा रही है, या फिर वो सरकार खुद दंगों में शामिल है। 2 ही कारण हो सकते हैं। वर्तमान में देखें, आज हमारे देश में लगातार सांप्रदायिक हिंसा, जैसे आपने ईस्ट दिल्ली की बात कही, और लगातार बढ़ रहे हैं ये। और इसमें जो भी हिंसा होती है उसमें सैकड़ों मासूम लोग मरते हैं, हिंदुस्तानी लोग मरते हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या रास्ता है लोगों के सामने सर? इसको लोग ही रोक सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लोकराज होना चाहिए। लोग यूनाइटेडली अपने ताकत को दिखाना है, और ऐसे एक समाज को बनाना चाहिए जिसमें ये शांति और सुरक्षा का गारंटी हो। वैसे समाज में ही इस तरह का कम्युनल राइट्स, फिर लोगों का कत्लेआम, जनसंहार वगैरह नहीं होगा। एक ऐसे समाज बनाना है जिसमें कंप्लीट शांति हो, कम्युनल हार्मनी हो, सब एक दूसरे के साथ अमन चैन से जीवन गुजार सकते हैं। तो ये सब इश्यूज़ इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम संघर्ष करते रहना चाहिए। सिवाय भारत की आम जनता को जागृत करने और उन्हें अपनी ताकत और शक्ति बताने, और अपने अधिकार का, लोकतांत्रिक अधिकार का सही समय पर सही प्रयोग करने के बारे में जागृति पैदा करना ही इसका एक हल है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इन संगठनों के लीडरों की बातों को सुना। उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, और इससे समझने को एक मौका मिला है, मुझे भी शायद आपको भी मिला होगा। जब किसी हिंसा को जो हिंदुस्तान में हो रही है उसको जब दंगा कह दिया जाता है, तो राज्य का जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। पुलिस की जिम्मेदारी, संसद की जिम्मेदारी,
न्यायपालिका की जिम्मेदारी और जो नौकरशाह हैं जिनका जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करना, वो छुप जाती है। दंगा कहकर आम लोगों पर ही थोप दिया जाता है और ये ऐसा कहा जाता है, इससे ऐसा महसूस होता है कि लोग सांप्रदायिक हैं, लोग हिंदू मुस्लिम या धर्म या जाति के नाम पे बटे हुए हैं, लोग अपने आप उठकर कत्लेआम आयोजित करते हैं। लेकिन ये साफ दिखता है जो 1984 का जो कत्लेआम हुआ था या जो हिंसा हुई थी आज से 39 साल पहले, आज भी उसके गुनहगारों को सज़ा नहीं मिली है। वो भी कहाँ पर? दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, जहाँ देश का संसद है, जहाँ हिंदुस्तान के सारे लोग, हिंदुस्तानी लोग निगाह से देखते हैं कि ये हमारे लिए भविष्य बनाएंगे, हमारे भविष्य की सुरक्षा करेंगे। वहीं पर 3 दिनों तक लगातार कत्लेआम चलता रहा। लेकिन पुलिस और खासकर जो खुफिया एजेंसियां हैं हमारे देश की, वो क्या कर रही थी, आज तक उसकी कोई कहानी सामने नहीं आई है। आज भी जो पीड़ित लोग हैं ये सवाल कर रहे हैं, जैसा सर ने बताया, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद क्या राजनीतिक हलकों में चल रहा था, उसके बारे में खुफिया एजेंसी सही रिपोर्ट सामने लाए, सच्चाई सामने लाए, वो आज तक नहीं लेके आ पाए हैं। और एक बात और सामने आई है, लोग डिमांड भी कर रहे हैं, 39 साल से डिमांड कर रहे हैं और वो अपने अनुभव से डिमांड कर रहे हैं। लगातार हमारे देश में कत्लेआम आयोजित होते रहे हैं, चाहे 1984 की बात करें, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बात करें, उसके बाद सूरत और बाकी जगह पे कानपुर में जो बड़ी बड़ी हिंसाएं हुई उसकी बात हो रही है, या उसके बाद 2002 में, उसके बाद तो लगातार कत्लेआम आयोजित हुए हैं। हाल ही में दिल्ली के इस दिल्ली में तो सोचना यही है कि लोगों के पास जरूर एक ऐसा पावर चाहिए और सांप्रदायिक कत्लेआम को रोकने के लिए एक कानून बनाना चाहिए और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के पास पावर होना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, इस बारे में आप क्या समझते हैं, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख के दीजिए। और जब तक आप देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।